नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। गेम समझिए लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और गेम समझिए में आज हम जो विषय लेकर के आए हैं उसको आपने देख ही लिया होगा। बिहार में अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पितृपक्ष के बाद बिहार में कोई बड़ा सियासी खेल होगा। आपको याद होगा कि इसी महीने तक लास्ट डेडलाइन दिया हुआ था सीट शेयरिंग के समझौते के लिए, लेकिन इसे 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। पितृपक्ष 9 या 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। उसके बाद से शुरू हो जाएगा नवरात्र और नवरात्र के बाद दशहरा के बाद बिहार में कई तरह की बातें सामने आएगी। चर्चाएं हैं जो राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं कि बिहार में एक बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है, आर पार की होने वाला है। और इन सारी बातों को लेकर के जो कहा जा रहा है वो है कि कैसे सीट शेयरिंग का समझौता होगा। अगर सीट शेयरिंग के समझौता में आपसी तालमेल नहीं बना तो क्या इंडिया गठबंधन में ये सब कुछ ठीक रहेगा। हम पहले आपको समझाते हैं एनडीए गठबंधन की बात। एनडीए गठबंधन में भी कम झमेला नहीं है और झमेला का सबसे बड़ा कारण अगर कहीं कोई है तो वो है पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान। बाकी के सभी लोगों को इन 40 सीटों में से क्या मिलना है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है। आपको पता होगा कि एक दिन पहले ही जब जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलकर आते हैं तो वो घोषणा कर देते हैं कि वो अब सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। चुनावी राजनीति से वो अपने आप को अलग कर लिए हैं। लेकिन आपको ये बात पता है कि जब वो चुनावी राजनीति में से अपने आप को अलग कर लिए हैं तो इसका सीधा मतलब है कि उनके साथ जो डील होनी थी, जो बातें होनी थी, सीट शेयरिंग का जो समझौता था वो हो चुका है। इसलिए कि उनकी संतुष्टि और उनका सीधे ये कह देना कि उन्हें अब चुनावी राजनीति में नहीं आना है तो इसका मतलब सीधा होता है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने ये फाइनल कर लिया है कि उनके साथ क्या होना है। भारतीय जनता पार्टी भी निश्चिंत है और जीतन राम मांझी का टेंशन समाप्त हो गया। आगे आपको बताते हैं। अगली कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि जितने वो निश्चिंत हैं, जितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता जिस तरह से तैयारी, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि काराकट, सुपौल, सीतामढ़ी, इसके अलावे 3 सीटें और हैं जो हमने बताया था कि एक वाल्मीकि नगर है, उसके अलावे वैशाली की सीट भी है। तो ये भी कहा जा रहा है कि इस बार नित्यानंद राय चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो अब सक्रिय राजनीति में, सांगठनिक राजनीति में अपना सेवाएं देंगे और हो सकता है तो उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनका भी सीट कहीं ना कहीं इधर है। अब इसमें से कितनी सीटें मिलती हैं ये लगभग भीतर ही भीतर फाइनल हो चुका है। सुपौल की सीट भी इसमें शामिल है और इन सारी जगहों पर आपने देखा भी होगा कि आरएलजेडी के जो नेता हैं, जिन लोगों की संभावनाएं हैं चुनाव लड़ने की, वो जम करके तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। इन तैयारियों को लेकर के आपने देखा होगा कि समय समय पर खुद उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं, देखते हैं, मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग्स करके अपनी रणनीति को कहीं ना कहीं उस हिसाब से लेकर के चलते हैं जैसे जीत की गारंटी हो। और इस बात को ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ भी शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये कंबाइंड एफर्ट लगा करके ही बिहार में इस बार 40 की 40 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा झमेला यहाँ आकर के हो जाता है कि इस झमेले में दोनों चाचा भतीजा क्या करेंगे। एक तरफ जहां चिराग पासवान ने अपनी स्ट्रेटजी क्लियर कर दी है कि मुझे क्या चाहिए और इस बात को लेकर के ये ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बात समझ ली है, मान ली है। तो ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस का क्या होगा। पशुपति कुमार पारस को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन पशुपति कुमार पारस का सीधा समझना ये है, उनका जो इंटरनल बातें जो निकल करके सामने आ रही है वो ये बता रही है कि पशुपति कुमार पारस का अपना और अपने पुत्र का कैरियर जो है, राजनीतिक कैरियर सेट करना है और इसके लिए वो अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में कैरियर कहाँ सेट होता है, अगर एनडीए में सेट होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो उनके लिए ऑप्शन खुला है, यानी कि चिराग पासवान मेन लीड रोल में रहेंगे और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो सिपहसालार हैं अमित शाह, उनके हिसाब से वो बातें स्पष्ट कर दी हैं। हम अब आते हैं INDIA गठबंधन की तरफ। हालांकि बिहार में महागठबंधन है और इस महागठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौता को लेकर के कयास अभी से लगने लगे हैं कि ये कभी भी सफल नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि लड़ाई नरेंद्र मोदी से है और इन 40 सीटों पर
हर किसी को, एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि उसके पास एक भी सीट नहीं है, जो मिल जाए उसका प्लस पॉइंट होगा। दूसरी तरफ उसे इस बात का भी दम है कि एमओआई का वोट 32% मेरे पास, तो सीटें हम कम कैसे लेंगे। इधर नीतीश कुमार को अलग ही दम है कि हम भाई 16 जीते हुए हैं तो हम कम कैसे कर लेंगे। 40 सीटों के इस तिलिस्म को तोड़ने में जमीन आसमान एक करना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस के साथ क्या कीजिएगा, वाम दल जो आपके साथ सरकार में जुड़े हुए हैं उनके साथ क्या कीजिएगा। ये सारी परिस्थितियां बता रही हैं कि कैसे निपटा जाएगा। तो इस निपटने के फॉर्मूले में साफ नजर आ रहा है, जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हो सकता है कि 1-2 ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इन 40 सीटों में से 15 सीट कम से कम अपने पास रखेगी। तो वहीं मजबूर किया जाएगा नीतीश कुमार को, क्योंकि वो बिहार में कम सीटों के बाद मुखिया भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें 2 सीटें अपनी गंवानी पड़ सकती है। 14 सीटों पे उनको भरोसा करना पड़ सकता है या संतुष्ट होना पड़ सकता है। इसके अलावे अगर बात करें तो कांग्रेस पिछली बार 9 सीटों पर लड़ी थी, इस बार 8 सीटों पर उसे मनाया जा सकता है, क्योंकि 8 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था और बेहतर प्रदर्शन किया था। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस 1 सीट जीत करके आई थी, जिसने महागठबंधन की प्रतिष्ठा भी बचाई थी। तो 8 सीटों से कम पर वो गुंजाइश नहीं है। तो इसके साथ साथ लेफ्ट को 3 सीटें दिया जा सकता है। उनकी डिमांड आपको अच्छी तरह से पता है। इन सारी सीटों के बाद सीट शेयरिंग के अलावा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आपस में कहीं ना कहीं एक द्वंद्व चल रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2 टूक कह दिया कि कितना मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कांग्रेस अलग ही मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रही थी। कांग्रेस ने इस पर अपना बयान भी जारी किया था कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है तो फिर क्या होने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी कांग्रेस का एक अलग तरह का कहना था कि जो काम कोई नहीं करता है वो काम भी हम करवा लेते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, इसके साथ साथ 2 कड़ियां और जुड़ी हुई है। हम आपको याद होगा कि पहले से बताते आ रहे हैं कि जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन जिसको नया नाम दिया गया है, ये गठबंधन सिर्फ बिहार नहीं बल्कि 160 सीटों पे आपस में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है। इसमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश भी है, झारखंड भी है और पश्चिम बंगाल भी है। अब ये जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, लेफ्ट, इसके साथ साथ वीआईपी को भी कहा जा रहा है कि इस खेमे में आ सकता है। तो वीआईपी के लिए सीटों का जुगाड़ कैसे होगा आपको पता है। वहीं जाप जन अधिकार पार्टी जो पप्पू यादव की है, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि सीटें रखनी होगी, वो सीटें कांग्रेस अपनी तरफ से देगी। जबकि वीआईपी अगर आती है तो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को अपनी सीटों में से देना होगा, यानी कि उनकी सीटें और घट सकती हैं। लेकिन इसकी भरपाई जो है वो उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से करने की तैयारी चल रही है। आपको याद होगा कि जब वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने डिमांड किया था तो उन्होंने 11 से 15 सीटों का डिमांड किया था, जो बिहार सहित अन्य राज्यों में था, और उस पर वो मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 2025 और 2024 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यदि दोनों चुनाव एक साथ हो जाते हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ये आसान हो जाएगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझाने में, क्योंकि तब दोनों तरफ फोकस करना होगा। और इसमें आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि नीतीश कुमार का फोकस इस बार 2025 में मुख्यमंत्री बनना नहीं बल्कि अपने लिए एक सेफ जोन तलाश करना, और वो तभी मिल सकता है जब वो लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करें। इसके लिए उन्हें लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का साथ चाहिए, कांग्रेस का साथ चाहिए और वाम दलों का भी उन्हें मदद चाहिए। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय जनता दल है उसको केंद्र से ज़्यादा बिहार की सत्ता पर काबिज होना है, इसलिए वो बिहार पर फोकस करने के लिए हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कुछ सीटों को छोड़ भी सकती है। अब ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि इस चक्कर में फिर एक बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने अस्त्र शस्त्र डाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है उनका, वो इसी रास्ते से पूरा होता नजर आ रहा है। बात करें तो कांग्रेस भी ज़्यादा झुकने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का जिस तरह का बयान आ रहा है वो साफ बता रहा है कि मामला किस तरफ जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में, ये बात कहना कि बिहार में खेल का मंच तैयार हो चुका है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी आपने सुना होगा, 2 दिन पहले ही हमने खबरों में बताया था कि किस तरह से
झमेला खड़ा हुआ था, किस तरह से सत्ता परिवर्तन की बात, तख्ता पलट की बात की जा रही थी, किस तरह से विधायकों को खरीद फरोख्त की बात कर रही थी, किस तरह से नीतीश कुमार ने सारे विधायकों को बुला करके उनसे हस्ताक्षर करा लिया। ये सारी चीज़ें देखिए, हम इस पर दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में कहा तो यही जा रहा है कि ये सारा झमेला जो है वो इस 15-20 दिनों में इसका मंथन होगा, जोड़ घटाव होगा, गुना भाग होगा, क्योंकि पितृपक्ष में तो कोई भी बड़ा फैसला लिया नहीं जाएगा। उसके बाद नवरात्र चढ़ जाएगा, विजयदशमी के बाद ही कोई फैसला होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप जोड़ के रख सकते हैं कि 15 दिन इधर और 10 दिन उधर, 25 दिन, यानी 25 दिनों के अंदर में सारी चीज़ें इंटरनली सेट हो जाएंगी। जो मंच तैयार हो गया है और उस मंच पर किस तरह का रोल किया जाएगा, ये पितृपक्ष के बाद पूरी तरह से नजर आएगा, जो इशारा कर रहा है कि आर या पार। आज गेम समझिए हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, नई बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।